Hello students, hope you all are doing well. This is Indu Asnani, your physics teacher. We have 3 subjects. First paper is our solid state physics, second paper is nuclear physics and third is quantum mechanics. So I will start your solid state physics. ठीक है, अभी हम यूनिट 3rd स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट 3rd, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स. ठोसों में ऊर्जा बैंड्स. ठीक है, इस यूनिट में हमको अलग अलग मेथड से यही प्रूव करना है कि ठोसों में एनर्जी बैंड्स पाए जाते हैं. तो एनर्जी बैंड्स होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे. तो इसके लिए हम एक सोडियम एटम का एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं सॉलिड में. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी जो हमारा एटम है उसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस. ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होते हैं, नाभिक के पास में होते हैं, उन पर नाभिक के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, उसका मान बहुत ज़्यादा होता है. तो ये आपके पास नाभिक से प्रबल रूप से बंधे हुए होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. बाउंड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बद्ध इलेक्ट्रॉन. फिर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके नाभिक से दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल का मान, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा. अगर बहुत कम होगा तो ये नाभिक से दुर्बल रूप से वीकली बाउंड होंगे. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी एटम की वैलेंसी को शो करते हैं. जैसे आपको पता है सोडियम के लिए वैलेंसी कितनी होती है, +1. तो +1 इसकी वैलेंसी कौन से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये आपके क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक से वीकली बाउंड हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, उन पर नाभिक के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स का मान बहुत कम है, इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से बहुत क्लोज हैं, स्ट्रांगली बाउंड हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम, बद्ध इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें समझना क्या है, हमें ये समझना है कि हम बैंड कैसे बनते हैं. तो बैंड हमने बचपन से ही पढ़ा है, 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक तो संयोजी बैंड और एक चालन बैंड, और बीच में हमारे पास एनर्जी गैप होता है. तो वो ही बैंड हमें बनाने हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम एटम का. हम सभी जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1. ठीक है, तो जो आपका 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी वैलेंसी को शो करता है. तो यहाँ पर हम इसी इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे. अब मैं इसका एक स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ कर्व बना रही हूँ. तो देखिए यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U और डिस्टेंस R. हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन से, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन से, उनको कौन सी एनर्जी बांध के रख रही है, पोटेंशियल एनर्जी. बांधने वाली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज अट्रैक्शन एनर्जी. और अट्रैक्शन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो कर्व भी कैसा बनेगा, नीचे की ओर. फिर आप देख रहे हो जैसे जैसे दूरी कम होती जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्ट्रांगली बाउंडेड है, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, मैक्सिमम. नेगेटिव में मैक्सिमम मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड.
तो सबसे ज्यादा नाभिक के क्लोज कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? n इज इक्वल टू 1, 1s2 वाले। फिर n बराबर 2 कक्षक में आपके पास 2 हैं, 2s2 और 2p6 में है। इसके अलावा n इज इक्वल टू 3 में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s1। तो सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 2p6 3 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और लास्ट क्या है? 3s1, ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो जब हम एक साधारण सोडियम एटम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व ऐसा है। पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से, ये आपका न्यूक्लियाई, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्ट्रांगली बाउंडेड हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान मैक्सिमम है। नेगेटिव में मैक्सिमम है क्योंकि एनर्जी अट्रैक्शन की है। फिर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ऊपर हैं उनके लिए धीरे धीरे एनर्जी का मान कम होता जा रहा है। यहाँ पर एनर्जी 0 हो जाएगी। इसके बाद पॉजिटिव की एनर्जी मतलब रिपल्शन की स्टार्ट होगी। तो यहाँ तो कोई डाउट है। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे? अब हम एक सोडियम एटम के क्लोज दूसरे सोडियम एटम को लेके आते हैं। तो देखिए, जब आप एक सोडियम एटम, ये न्यूक्लियाई और ये इसकी कक्षाएं, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने दूसरा सोडियम एटम लिया, इसकी भी अलग अलग कक्षाएं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब आप देखते हो कि जब आप एक सोडियम को दूसरे सोडियम एटम के पास में लेके आते हो तो ये चीज़ आपको पता है कि दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है एंगस्ट्रॉन ऑर्डर, ठीक है। और एक न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका भी डिस्टेंस कितना होता है? ऑलमोस्ट एंगस्ट्रॉन ऑर्डर का। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम को दूसरे सोडियम के पास में लेके आएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, वो इसके न्यूक्लियस पे इंट्रैक्शन करेगा। कैसे करेगा? ये इस तरह से क्लोज आते हैं, ये इस तरह से क्लोज आते हैं। यहाँ पर इसका होगा न्यूक्लियस, यहाँ पर इसका फर्स्ट कक्षा, यहाँ इसकी सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड वाली जो है आपकी, मतलब लास्ट वाली जो भी होगी वो आपकी न्यूक्लियस पे इंट्रैक्शन करेगी और फर्स्ट वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड वाले के न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन करेगा। दैट इज, जब आप एक सोडियम एटम के क्लोज दूसरे सोडियम एटम को लेके आते हो तो फर्स्ट वाले का न्यूक्लियस सेकंड के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से और सेकंड वाले का न्यूक्लियस फर्स्ट एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? इंट्रैक्शन। इस तरह से ये म्यूचुअल इंट्रैक्शन होती है, जिससे क्या होता है, वापस जब हम इसी कर्व को देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व, तो हर एक जो एनर्जी लेवल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों के एटम आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे। जब वो मिल जाएंगे तो हर एक एनर्जी लेवल जो है आपका दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा और जो बीच में इनकी कॉमन जो दीवार है आपकी, ये उभयनिष्ठ दीवार, ये आपकी क्या हो जाएगी? कम। अब देखते हैं इसका सेकंड कर्व कैसे बनता है। वापस मैं एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व ले रही हूं। यहां पर अब जो है आपके पास उभयनिष्ठ दीवार बना रहे हैं हम, तो वो आपकी किस तरह से बनेगी? अब जो आपका n इज इक्वल टू 1 था, n इज इक्वल टू 1, ये एनर्जी लेवल आपका दो भागों में स्प्लिट हो गया है। n इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपके पास एक सोडियम के पास, एक सोडियम एटम के न्यूक्लियाई के पास दूसरे सोडियम एटम का न्यूक्लियाई आ गया है। इसके पास 1s2 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसके पास थे, तो दोनों के मिला के टोटल कितने हो गए? 4। सिमिलरली अब हम n इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं। n इज इक्वल टू 2, अब इसमें आपके पास कौन कौन से हैं? एक तो आपका है 2s और एक 2p।
तो ये भी आपके दो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। 2s वाले में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1s2, 2s2, 2s2 में 2, तो दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन, दैट इज टोटल 4। फिर 2p6, एक के पास कितने हैं? 3, तो दोनों के मिला के कितने हो जाएंगे? 6 और 6 इधर से, टोटल आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स। 2p6, 6 तो फर्स्ट वाले के और 6 सेकंड वाले के। और जो आपके लास्ट वाला वैलेंस एनर्जी लेवल है 3s1, इसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस एनर्जी लेवल, संयोजी ऊर्जा स्तर। ये भी आपका दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, बट ये कॉमन हो जाएगा। ये कॉमन हो गया क्योंकि बीच की जो वॉल है, ये वाले तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, बाउंड पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। मेन फर्क किस पे पड़ेगा? आपका संयोजी पे। तो संयोजी ऊर्जा स्तर की जो दीवार है, संयोजी ऊर्जा स्तर जो है वो आपके दोनों के कॉमन भी हो गए और दो भागों में डिवाइड भी हो गए। और इसमें आपके पास कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स? एक तो फर्स्ट वाले का और एक सेकेंड वाले का। इस तरह से हमारे पास में एनर्जी लेवल्स जो हैं डिवाइड हो गए। कब? जब हम एक सोडियम एटम के क्लोज दूसरे सोडियम एटम को लेके आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सॉलिड्स तो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स आपके बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, और ये सारे एटम्स आपस में अरेंज्ड होते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि जब हम एक सोडियम एटम की बात करें तो वो अपने चारों ओर कई सारे सोडियम एटम से घिरा हुआ होता है, यानी कि हर एक सोडियम एटम अपने आसपास के सारे सोडियम एटम से क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। तो इस स्थिति में हर एक के एनर्जी लेवल्स डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर जो आपका कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जब आप एक सोडियम एटम के पास में बहुत सारे सोडियम एटम्स को लेके आ रहे हो, तो सबके जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एटम्स हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यहाँ कहीं सिमट जाएंगे। ये एनर्जी लेवल्स बाउंड एनर्जी लेवल्स हो गए, ये इस तरह से स्प्लिट हो गए। इनके ऊपर कौन से होते हैं? संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो संयोजी ऊर्जा स्तर, अगर हम 4 को लेकर आ रहे हैं एक दूसरे के पास तो ये 4 भागों में बटेंगे। अगर हम 10 एटम्स को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं तो ये 10 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं ये कौन से हैं? वैलेंस, वैलेंस एनर्जी लेवल्स। और ये तो आपके बाउंड है, इनसे कोई काम नहीं है। अब हमें पता है कि वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको 3s1 तक फिल करते हैं, लेकिन 3s1 के बाद भी तो कक्षाएं होती है जो आपकी खाली होती है। उन खाली पड़ी हुई जो भी कक्षाएं हैं उनकी भी आपस में इंटरेक्शन होगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या हुआ? वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप तो करेंगी। अगर वो ओवरलैप करती हैं तो यहाँ पर ऊपर खाली जो आपकी कक्षाएं हैं उनका एक नया ग्रुप बनेगा, वो भी आपस में क्या होंगी? इस तरह से स्प्लिट होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो ग्रुप है ये किनका है? जो भी आपकी खाली यानी कि रिक्त स्थान है, जितने भी आपके खाली कक्षाएं हैं उनका ग्रुप है। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है? अगर आप 4 एटम को एक दूसरे के क्लोज ला रहे हो तो आप इजीली पहचान लोगे कि कौन सी किसकी कक्षा है। पर अगर हम 15 या 20 एटम्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हैं तो हम इनको अलग अलग नहीं पहचान सकते कि कौन सी किसकी कक्षा है, तो हम इनको ग्रुप्स के रूप में पहचानते हैं। ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स को ही क्या कहते हैं? हम बैंड्स। तो बैंड्स बनने का बेसिकली रीजन क्या है? एनर्जी लेवल्स का ग्रुप में डिवाइड होना, ग्रुप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो जितने भी आपके वैलेंस एनर्जी लेवल्स का ग्रुप बना है उन सबको मिला के हम क्या नाम देते हैं? हम जानते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। और जो आपके ऊपर खाली कक्षाएं थी उनका जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को कंडक्शन बैंड। तो बैंड बनना आपको समझ में आ गया।
कि जब हम एटम्स की आपस में इंट्रैक्शन करा रहे हैं तो पहले उनके प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, जो उनके बीच की कॉमन वॉल है वो डिक्रीज होती जा रही है, साथ में उनके जो वैलेंस एनर्जी लेवल है वो कॉमन होते जा रहे हैं। अब जो वैलेंस एनर्जी लेवल्स हैं, अगर हम एक के बाद 50 एटम्स रख दें तो 50 में डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इनको अलग अलग नहीं पहचान सकते। फिर हमें इनको पहचानने के लिए क्या देखना होगा, ग्रुप्स के रूप में, और इस ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को हम किस नाम से जानते हैं, बैंड्स के नाम से। तो जो वैलेंस बैंड का ग्रुप है, वैलेंस एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है, उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। और जो बाहर के खाली जितने भी कक्षाएं हैं उनके ग्रुप को क्या कहेंगे हम, कंडक्शन बैंड। और बीच में जो गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं हम, डेल्टा ईजी से डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ठोसों में क्या पाए जाते हैं, बैंड्स। दिस इज योर बैंड थ्योरी। थैंक यू।